हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बीबीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का पेपर है। तो ये पेपर जो 2023 में आया हुआ है, इसका डिटेल सोल्यूशन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना दिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और बीबीए, बीकॉम एंड एमबीए एंड बीसीए टू। बीसीए में भी जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स आते हैं, मैंने उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। प्लस एकेटीयू का जो एमबीए का कोर्स है, उसके कुछ क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ और बाकी मैं आने वाले दिनों में अपलोड कर रही हूँ। बीबीए एंड बीकॉम के भी बहुत सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं हर दिन अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो जरूर वो प्लेलिस्ट एक बार रेफर करिएगा एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। क्या आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपके साथ यहाँ पे सॉल्यूशन भी डिस्कस कर रही हूँ, तो अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो आपका रिवीजन भी तो हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो जरूर एक बार जो पीवाईक्यू की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, जरूर वो रेफर करिएगा। और इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। जैसे मैं बात करूं, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट जो है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में ही आता है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसके भी बहुत सारे टॉपिक मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की बना दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जरूर इस वीडियो के बाद ना डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, जहां पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, जो वीडियोस बनाए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी। एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है, इसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट है वहां से पीवाईक्यूज आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जरूर इसे फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ये एक बार देख लेते हैं। तो हम जानते हैं सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी 75 नंबर का पेपर होता है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ऑल आर कंपलसरी। तो ये देखिए, दिस इज सेक्शन ए, 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद है सेक्शन बी, इसमें 7.5 7.5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 होते हैं, 2 करने होते हैं। ये सेक्शन बी है, 6 7 8, इसके 3 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सेक्शन सी है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 आपको करने होते हैं। ठीक है, 15-15 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है, यानी 45 नंबर का होता है सेक्शन सी। ठीक है, 9 10 11 12 13। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर। अब चलिए इनका डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन 2023 दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो ये है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रांड। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, ब्रांड जो टॉपिक है ना, ये जरूर एग्जाम में करके जाइएगा। ब्रांड क्या है, ब्रांडिंग क्या है, ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं। इवन ये जो क्वेश्चन है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रांड, ये इसी क्वेश्चन पेपर में 2 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक बार शॉर्ट आंसर में है, एक बार लॉन्ग आंसर में है। तो इसीलिए कह रही हूँ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 2024 में भी ब्रांड पे क्वेश्चन आया है। तो देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है ब्रांड के। तो देखिए, सबसे पहले तो ब्रांड होता क्या है। ब्रांड कोई नाम हो सकता है, इमेज हो सकती है, सिंबल हो सकता है, लोगो हो सकता है ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी सर्विस या प्रोडक्ट का नाम, नेम, सिंबल, लोगो, जो उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाता है, जो उस प्रोडक्ट की पहचान है, जिसकी वजह से लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये ब्रांड है। मैकडोनल्ड एक ब्रांड है, या नाइकी एक ब्रांड है। तो उसका सिंबल देखते ही समझ जाते हैं ना, ये प्रोडक्ट इस ब्रांड का है। ठीक है, तो ब्रांड नेम, नाम, सिंबल, लोगो कुछ भी हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है ब्रांड। ठीक है, जो उस प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है, खास बनाता है और अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। आप ब्रांड्स को देखते हैं, अलग ही पहचान लेते हैं ना, तो दिस इज ब्रांड। तो क्वेश्चन क्या आया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रांड। एक जो ब्रांड होता है उसके फीचर्स बताने हैं। तो सबसे पहला फीचर जो ब्रांड का है, दैट इज डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब ब्रांड एकदम अलग होते हैं, डिस्टिंक्टिव होते हैं। मतलब आप आसानी से देख के, उस ब्रांड का प्रोडक्ट है, आप आसानी से देख के उसका सिंबल, लोगो, नाम देख के आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, जो उसे कॉम्पिटिटर से अलग करता है, उसमें अलग फीचर्स होते हैं।
ब्रांड जैसे नहीं आप ब्रांडेड कपड़े भी खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो सबसे पहला क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस। ब्रांड में यूनिक फीचर होते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं उसे आप कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। दूसरा क्या है, ब्रांड में होती है कंसिस्टेंसी। मतलब ब्रांड की जो क्वालिटी की बात करें, कंसिस्टेंसी मतलब होता है एक जैसा। तो ब्रांड, कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, वो जिस टाइप की सर्विस ऑफर करता है या जिस टाइप की प्रोडक्ट ऑफर करता है ना, वो हर बार वही ऑफर करता है। ऐसा नहीं है कुछ खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट है, कुछ अच्छी क्वालिटी के, नहीं। वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो सारे प्रोडक्ट एक जैसे होंगे, हर प्रोडक्ट में वही खास बात होगी। ठीक है, तो भाई ये ब्रांड जो है मेंटेन करता है यूनिफॉर्म क्वालिटी, मैसेज एंड आइडेंटिटी ओवर टाइम। ठीक। तीसरा जो फीचर है दैट इज रिलेवेंस, यानी वो कंज्यूमर के लिए रिलेवेंट होता है। मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है, ब्रांड हमेशा हमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करता है, तो वही ये रिलेवेंट है। मस्ट मीट द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। अगला क्या है, लॉयल्टी। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो होता है गेन करता है कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। यानी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो होता है हमेशा कस्टमर की लॉयल्टी गेन करता है। यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो करते हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े पहनते हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर ब्रांड के यूज करते हैं, तो हर बार हम, अगर वो ब्रांड अच्छा हमें लग गया है तो हर बार क्या करते हैं, हम वही खरीदते हैं। तो क्या होता है, कस्टमर जो होता है लॉयल हो जाता है उस ब्रांड के लिए, तो ये लॉयल्टी होती है। अवेयरनेस, अगला क्या है फीचर, अवेयरनेस। अ ब्रांड इज रिकॉग्नाइज्ड एंड रिमेंबर्ड इजीली बाय कंज्यूमर। एक ब्रांड इस तरीके से होता है जिसे कंज्यूमर आसानी से देखते ही पहचान लेते हैं। आप एप्पल की वॉच, वो एप्पल का सिंबल देखते ही पहचान लेते हैं, एप्पल का लैपटॉप है, मोबाइल है, तो क्या है, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं ब्रांड को। प्लस अगला जो फीचर है दैट इज एसोसिएशन। जो ब्रांड होता है ना, ये एक तरीके का कह लीजिए साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करता है विद द कस्टमर। जैसे जो छोटे बच्चे हैं, वो मैकडॉनल्ड देखते ही या डोमिनोज देखते ही नहीं, उन्हें मतलब वो इमोशनल हो जाते हैं, उनकी कुछ मतलब, ठीक है प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, लेकिन एक कनेक्शन भी ब्रांड बिल्डअप करता है। ठीक है, तो वही है, ये एक एसोसिएशन बिल्डअप करता है। ठीक है, बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऑफर्स बच्चों के लिए मैकडॉनल्ड में, डोमिनोज में होते हैं। वो क्या है, एक टाइप का कनेक्शन बिल्डअप करता है, एसोसिएशन बिल्डअप करता है विद द कस्टमर। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज वैल्यू। वैसे 3 नंबर में इतना मत लिखिएगा, ये 3 नंबर में 4 से 5 लाइन बस इतना ही लिखना होता है कि आपका इसमें समझ जाएगा, ये 3 नंबर का ही है, 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा इसमें। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता दे रही हूँ कि यही क्वेश्चन अगर 7.5 में आया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, वैल्यू। ब्रांड ऑफर करता है परसीव वैल्यू एंड बेनिफिट टू द कस्टमर। ये परसीव वैल्यू ऑफर करता है एंड कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन द एडवर्टाइजिंग रिसर्च। एडवर्टाइजिंग रिसर्च क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वर्ड क्या है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, बस इसको तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। एडवर्टाइजिंग रिसर्च यानी रिसर्च रिलेटेड विद एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड रिसर्च करना। ठीक है, यानी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, ठीक है, समझना कि एडवर्टाइजिंग जो है वो क्यों करनी है, किस टारगेट ऑडियंस के लिए करनी है, एडवर्टाइजिंग का मैसेज क्या होना चाहिए, ठीक है, एडवर्टाइजिंग का बजट क्या होना चाहिए, तो सारी चीजें रिसर्च करना, दिस इज एडवर्टाइजिंग रिसर्च। तो बेसिकली रिसर्च रिलेटेड विद एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जब हम रिसर्च करते हैं तो उसे एडवर्टाइजिंग रिसर्च कहते हैं। तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च क्या है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। यानी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना एंड उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, ताकि हम जो एडवर्टाइजिंग की जो इफेक्टिवनेस है और बढ़िया एडवर्टाइजिंग कर पाए। वही है, एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस और बढ़ा पाए, इसके लिए हम जो रिसर्च करते हैं ना, यानी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ताकि हम अपने कंपनी का या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एडवर्टाइजमेंट को और इफेक्टिव बना सके। तो दिस इज एडवर्टाइजिंग रिसर्च। ठीक है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एडवर्टाइजिंग रिसर्च जो है, उसमें हम जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, टारगेट ऑडियंस को डिवाइड करना है कैटेगरी में, तो वो कर, मतलब पहले तो पूरी ऑडियंस को डिवाइड करते हैं कैटेगरी में, फिर हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है वो डिसाइड करते हैं। फिर अब उस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा मीडिया यूज करना चाहिए। अभी मीडिया पे भी बहुत 2 क्वेश्चन तो आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, मीडिया पे, तो उनके लिए मीडिया कौन सा यूज करना चाहिए, बजट क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है एडवर्टाइजिंग रिसर्च में आती है। इनसे रिलेटेड चीजों को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दिस इज एडवर्टाइजिंग रिसर्च। अगला क्वेश्चन जो आया है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, ठीक है,
दो वर्ड से मिलकर बना है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, टेस्टिंग द कॉन्सेप्ट, मतलब चाहे प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, सर्विस का कॉन्सेप्ट, आइडिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि टेस्ट करना ना, मतलब किसी चीज को एक्चुअली में लॉन्च करने से पहले जरा उसकी टेस्टिंग कर ले, पता नहीं वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, तो वही चीज टेस्टिंग है, ठीक है। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या है, ये वो प्रोसेस है ऑफ प्रेजेंटिंग एन आइडिया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट या एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट टू अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर टू गेट देयर फीडबैक। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में क्या होता है, किसी प्रोडक्ट या किसी आइडिया या कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने बनाया है, तो उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले एक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर को वो दिखाया जाता है, ठीक है, ताकि वो मतलब बता सके कि इसमें कोई मतलब गलती तो नहीं है, इसमें और इंप्रूवमेंट के क्या चांसेस है, बेसिकली वो फीडबैक दे सके। तो इसी को कहा जाता है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। मतलब एडवर्टाइजमेंट को एक्चुअली में पब्लिक के लिए ओपन करने से पहले एक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर को पहले दिखाया जाए, ठीक है, उनसे फीडबैक लिया जाए, दैट इज कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, ठीक है। इट हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द कॉन्सेप्ट इज अपीलिंग, अंडरस्टैंडेबल एंड लाइकली टू सक्सीड इन मार्केट। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि इससे क्या पता चलता है, ये जो कॉन्सेप्ट है अपीलिंग है कि नहीं, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, लोग इस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं, ये इस एडवर्टाइजमेंट में समझ में आ रहा है कि नहीं, एंड अल्टीमेटली ये एडवर्टाइजमेंट एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट किया जाता है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट फैक्टर गवर्न सिलेक्शन ऑफ मीडिया। देखिए एडवर्टाइजमेंट करना है कंपनी को, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड इज इट हेल्पफुल, ऐसे करके आया, दो क्वेश्चन आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो अब एडवर्टाइजमेंट तो करना है, ठीक है, लेकिन मीडिया, व्हाट आर द फैक्टर दैट गवर्न द सिलेक्शन ऑफ मीडिया। अब मीडिया कौन सा यूज करेंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है व्हेन द कंपनी गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ मीडिया। जब भी कंपनी मीडिया का सिलेक्शन करती है, ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसको कंपनी ध्यान में रखती है, ठीक है। अब वो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज टारगेट ऑडियंस, यानी हम जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, या जो जिसके लिए प्रोडक्ट तो हमने बना लिया, अब जिसको हम एडवर्टाइजमेंट जिनके लिए बना रहे हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या ये जो प्रोडक्ट है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है किसके लिए है, किस एज ग्रुप के लोगों के लिए, किस लोकेशन के लोगों के लिए है, ठीक है, और उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस ग्रुप, उनका प्रेफरेंस क्या है, ये पहले समझना। देखिए अगर हमारा टारगेट ऑडियंस, अगर हम एडवर्टाइजमेंट जो है क्या लीजिए, ये जो यंग लोग हैं, जो जेंजी एग्जांपल लेते हैं कि ये जो 20s और 30s के एज ग्रुप ब्रैकेट वाले जो लोग हैं, इनके लिए अगर हम बना रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो हमारा जो मीडिया होगा वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सोशल मीडिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है काफी समय अपना इंस्टाग्राम या जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म है, उन पे स्पेंड करता है, ठीक है। तो मतलब वहां पे ज्यादा रहता है, तो इसलिए टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कंपनी जो है अपना मीडिया सिलेक्ट करती है। अगर सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है या एडवर्टाइजमेंट है, वो गांव के एरिया के लिए है, ठीक है, या छोटे शहरों के लिए है, तो वहां पे न्यूज़पेपर का बहुत प्रचलन है, न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह का काफी प्रचलन है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही अभी नहीं पहुंची है, ठीक है, तो वहां पे रेडियो वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ कहीं पे बैनर के थ्रू कर सकते हैं। तो अलग अलग आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, इसके हिसाब से कंपनी मीडिया डिसाइड करती है। तो सवाल है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न द मीडिया। तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस के हिसाब से मीडिया सिलेक्ट किया जाता है। दूसरा कॉस्ट ऑफ मीडिया, देखिए अलग अलग मीडिया की अलग अलग कॉस्ट है। कोई टीवी में ऐड चलाना है तो उसकी अलग कॉस्ट है, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं उसकी अलग कॉस्ट है, मैगजीन में ऐड देते हैं उसकी अलग कॉस्ट है, पैम्पलेट छपवा के बंटवाते हैं उसकी अलग कॉस्ट है, बैनर लगवाते हैं उसकी अलग कॉस्ट है, होर्डिंग वगैरह जो लगती है ना उसकी अलग कॉस्ट है। तो हर मीडिया की अलग अलग कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ मीडिया को भी ध्यान में रख के मीडिया सिलेक्ट किया जाता है। अगला क्या है, रीच एंड कवरेज, यानी हमें हमें रीच क्या चाहिए, हम कितने लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। हम अगर बहुत रीच चाहिए तो टीवी के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया की रीच बहुत ज्यादा है, टीवी की रीच बहुत ज्यादा है, तो वही रीच एंड कवरेज कितना चाहिए। अगला क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी हम कितने बार चाहते हैं कि हमारा मैसेज बार बार रिपीट हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। या मोबाइल पे भी तो एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स पे एडवर्टाइजमेंट आता है, मेल के थ्रू होता है, ठीक है, तो कौन सा मीडिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या चाहते हैं वो भी ध्यान में रखना होता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस टाइप का है, देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी पिक्चर भी दिखानी जरूरी होती है, ठीक।
तो रेडियो के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्रोडक्ट की पिक्चर भी दिखानी जरूरी होती है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो रेडियो जो मीडिया है उसके थ्रू अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए ना नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है या सर्विस किस टाइप की है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है जब मीडिया डिसाइड किया जाता है। अगला क्या है, मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक। मीडिया किस टाइप का है, यानी हर मीडिया की अपनी कुछ स्ट्रेंथ है, अपनी कुछ वीकनेस है, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है वीडियो लेक्चर में। ठीक है, टीवी की कुछ अलग खास बात है, कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। सोशल मीडिया के अलग खास बात है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। तो इसीलिए हर मीडिया का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, वो ध्यान में रखना होता है। अगला क्या है, टाइमिंग। इसको भी मैंने डिटेल में बताया है, 3 नंबर में इतना मत लिखिएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये रिवीजन भी चल रहा है आपका, आपके एग्जाम के लिए मैं रिवीजन भी करा रही हूँ। क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कराना मेरा पर्पस है ही, साथ के साथ रिवीजन हो रहा है कि यही क्वेश्चन 15 नंबर में आए तो भी आप लिख सकते हैं, इतना मैं बता दे रही हूँ, और 7.5 में आए तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतना मैं इन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि आप आसानी से लिख पाए। ठीक है, तो अगला क्या है, कॉम्पिटिटर्स मीडिया स्ट्रैटेजी। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कौन सा मीडिया यूज कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान में रखा जाता है जब कंपनी मीडिया डिसाइड करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीडिया प्लानिंग। दो वर्ड है, मीडिया प्लानिंग। प्लानिंग तो जान रहे हैं, प्लानिंग क्या है, फ्यूचर के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना, यानी फ्यूचर में हम क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, मीडिया प्लानिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मीडिया यूज करेगी, प्रिंट मीडिया यूज करेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करेगी, डिजिटल मीडिया यूज करेगी, कौन सा मीडिया यूज करेगी, इसके रिगार्डिंग जब कंपनी प्लानिंग करती है, दैट इज कॉल्ड मीडिया प्लानिंग। तो मीडिया प्लानिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग विच मीडिया चैनल। ये वो प्रोसेस है जिसके तहत कंपनी डिसाइड करती है कि विच मीडिया चैनल, कौन सा मीडिया चैनल, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो कौन सा मीडिया चैनल जो है शुड बी यूज, कौन सा मीडिया चैनल यूज करना चाहिए अपने एडवर्टाइजिंग के मैसेज को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द राइट मीडिया। इसके तहत जो है सही मीडिया सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मीडिया प्लानिंग के तहत इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द राइट मीडिया, शेड्यूलिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इसके तहत मीडिया प्लानिंग के तहत कंपनी सही जो मीडिया जो सूटेबल है, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से जो सूटेबल है, वो कंपनी सिलेक्ट करती है। एडवर्टाइजमेंट शेड्यूल करती है कि कब कब होगा, बजट डिसाइड करती है, क्या मैसेज हमें कन्वे करना है जनता को, पब्लिक को, वो डिसाइड करती है। तो ये सारी चीजें आती हैं मीडिया प्लानिंग में। ठीक है, चलिए इस तरीके से सेक्शन ए फिनिश होता है। सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रही थी ना एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है। तो बात करें हमारी इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमी की ग्रोथ में एडवर्टाइजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में कंपनी जो है पब्लिक को बता पाती है, कस्टमर को बता पाती है, पोटेंशियल कस्टमर को बता पाती है। ठीक है, तो सोचिए अगर एडवर्टाइजिंग ही नहीं होगा तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उस प्रोडक्ट के फीचर क्या है। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो भी नहीं पता चलेगा। तो एडवर्टाइजिंग तो बहुत जरूरी है। तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज इट प्रमोट्स डिमांड। एडवर्टाइजिंग ही डिमांड को प्रमोट करती है। ठीक है, अगर एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, और फिर डिमांड कैसे क्रिएट होगी। जब हमें पता ही नहीं चलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिमांड मतलब नहीं, हम खरीदना कैसे चाहेंगे, तक हमें प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रमोट डिमांड। एडवर्टाइजिंग से अवेयरनेस आती है जिससे डिमांड क्रिएट होती है। अगला क्या है, दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, दैट इज इट इनकरेज प्रोडक्शन। जब डिमांड होगी तभी तो कंपनी और प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए, पब्लिक को अगर प्रोडक्ट चाहिए तभी तो कंपनी और ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। तो बेसिकली इट एडवर्टाइजिंग हेल्प इन इंकरेजिंग द प्रोडक्शन। हायर डिमांड होगी, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक, अगला क्या है, सपोर्ट कंपटीशन। सपोर्ट कंपटीशन, ये जो एडवर्टाइजिंग है ये कंपटीशन भी क्रिएट करता है, एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है। देखिए अगर हर कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, बीइंग अ पब्लिक, बीइंग अ कस्टमर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक, तो हम तो वो प्रोडक्ट चूज करेंगे ना जो सबसे बढ़िया है, सही प्राइस पे है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वो हम चूज करेंगे। है? तो हमें सबके बारे में अवेयरनेस होगी तभी तो हम चूज करेंगे। तो अवेयरनेस कहाँ से आ रही है, एडवर्टाइजिंग से आ रही है। एंड एडवर्टाइजिंग की वजह से कंपनीज क्या करती हैं, हेल्दी कंपटीशन होता है कंपनीज के बीच में, एंड कंपनीज
सही फेयर प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम दूसरे प्रोडक्ट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो वही क्वालिटी एंड रिड्यूस प्राइस मतलब कंपनी ऑफर करती है। अगला, इट हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। एडवर्टाइजिंग एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट करती है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी मैं बताऊंगी मीडिया, कितने टाइप के मीडिया होते हैं जिसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इस मीडिया में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इतने सारे लोगों को काम मिल रहा है इस एडवर्टाइजिंग से। तो वही है, इट हेल्प इन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इट क्रिएट जॉब्स इन द मार्केट, मार्केट में जॉब क्रिएट करता है। मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इट बूस्ट न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट को भी तो बूस्ट करने में एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है। देखिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में तो चलिए हम जान रहे हैं, लेकिन कंपनी टाइम टू टाइम न्यू प्रोडक्ट भी तो लॉन्च करती है। तो जब तक एडवर्टाइजिंग नहीं करेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि नया प्रोडक्ट आया मार्केट में? ठीक है, अगला क्या है, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और अल्टीमेटली इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल्स। जब हमें अवेयरनेस होगी तभी हम मार्केट में जाएंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे और तभी कंपनी की सेल्स बढ़ेगी। और कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो उस इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। अगला क्या है, इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस। वही बात है, एजुकेट करता है। एडवर्टाइजमेंट जो है एजुकेट करता है कंज्यूमर को अबाउट चॉइसेस, कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल है, प्राइस क्या है, प्रोडक्ट के फीचर क्या है, ये सब। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या आया है 7.5 नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, जिसको पीआर कहते हैं, पब्लिक रिलेशन क्या है? तो आपने देखा होगा कंपनीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ना, कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें मीडिया के पर्सन को बुलाया जाता है। ठीक है, और कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट है या अपनी थोड़ा सा जो फ्यूचर प्लान है या जो भी क्लैरिटी कंपनी देना चाहती है वो देती है। ठीक है, तो दिस इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या है, एक सिस्टमैटिक कह लीजिए स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू कंपनी अपनी एक पॉजिटिव इमेज या कंपनी जो भी मैसेज कन्वे करना चाहती है अपने कस्टमर को वो कन्वे करती है। ठीक है, कम्युनिकेट करती है, दैट इज पब्लिक रिलेशन। कंपनी का पर्पस होता है एक अपनी पॉजिटिव इमेज जनता के सामने, पब्लिक के सामने शो कर सके, जिसके लिए कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसके लिए कंपनी ये क्या बोलते हैं, जिसके लिए पब्लिसिटी, पब्लिसिटी भी इसका पार्ट है। पब्लिक रिलेशन के लिए कंपनी क्या करती है, कहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए, इसके लिए कंपनी पब्लिसिटी करती है, इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ठीक है, ताकि कस्टमर के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सके, कंपनी की जो बातें हैं वो क्लियरली शो कर सके, एक पॉजिटिव इमेज बिल्डअप कर सके। तो पब्लिक रिलेशन क्या है, ये एक प्लान्ड एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। एक प्लान तरीके से होता है एंड इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी एक पॉजिटिव इमेज कस्टमर के सामने बिल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। डिटेल में पब्लिक रिलेशन पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जरूर उसको रेफर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर ज्यूरी। कंज्यूमर ज्यूरी क्या होता है, आपके लिए शायद नया वर्ड हो। कंज्यूमर ज्यूरी, ज्यूरी बेसिकली क्या होता है, जज टाइप। ज्यूरी क्या है, जज। ठीक है, जज एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर कब जज होता है? ठीक है, तो कंज्यूम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंज्यूमर ज्यूरी जो है एक टेक्निक है यूज इन एडवर्टाइजिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च में यूज होने वाली एक टेक्निक है, जिसके तहत क्या होता है, कुछ कंज्यूमर सिलेक्ट किए जाते हैं, कुछ कस्टमर सिलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें जो है, जो भी डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट है पहले उनको शो किया जाता है कि आप देख के बताइए कि ये मतलब इफेक्टिव है कि नहीं, इससे कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, या सक्सेस है कि नहीं, सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर ज्यूरी। तो कंज्यूमर ज्यूरी क्या है, ये एक टेक्निक है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च में यूज होता है, जहां पे अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड कंज्यूमर इवेलुएट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट। कंपनी ने डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट बनाए, अब इन ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड कंज्यूमर्स को, कस्टमर को ये दिखाया जाएगा एडवर्टाइजमेंट एंड वो जज करेंगे, ज्यूरी है ना, जज करेंगे कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, क्या फीडबैक है वो देंगे। ठीक है, दिस इज कंज्यूमर ज्यूरी। देखिए, यहाँ पे कंज्यूमर एक्ट लाइक ज्यूरी या जज की तरह एक्ट करते हैं, विच एडवर्टाइजमेंट इज मोर इफेक्टिव, मोर अपीलिंग, ठीक है, मोर अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ रहा है कि नहीं एडवर्टाइजमेंट, वो उसके बारे में बताते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी के लिए एक फीडबैक टाइप का हेल्प करता है और कंपनी जो है चूज कर पाती है कि कंपनी का बेस्ट एडवर्टाइजमेंट कौन सा है, कौन सा पब्लिक को लॉन्च करे, कौन सा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो दिस इज कंज्यूमर ज्यूरी। ये थे 3 क्वेश्चन सेक्शन बी के। आ जाते हैं सेक्शन सी के, जो 5 क्वेश्चन है, 3 करने होते हैं इसमें।
ये क्वेश्चन भी अच्छा है। डिस्कस ब्रीफली हाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन कैन बी मेजर्ड। हम जानते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं, न्यूज़पेपर में निकलते हैं, मैगजीन में निकलते हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट आर द इफेक्टिव नहीं हाउ द इफेक्टिवनेस, जो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर या मैगजीन के थ्रू पब्लिश किए गए, तो इनकी इफेक्टिवनेस कैसे मेजर की जाती है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे इफेक्टिवनेस मेजर की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका हो सकता है दैट इज रीडर सर्वे। जिन रीडर्स ने न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ा, ठीक है, उनका सर्वे किया जाए। ठीक है, आस्क रीडर्स, रीडर से पूछा जाए वेदर दे नोटिस, रीड या रिमेंबर द एडवर्टाइजमेंट। ये पहला तरीका हो सकता है, रीडर का सर्वे किया जाए, यानी जिन्होंने पढ़ा उनसे पूछा जाए कि क्या आपको एडवर्टाइजमेंट याद है, आपने पढ़ा, आपने नोटिस किया। ठीक है, ये पहला तरीका हो सकता है। दूसरा क्या है, कूपन रिस्पॉन्स। कूपन रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, कुछ वो जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कुछ कूपन दे दिया जाए, कूपन कोड दे दिया जाए। ठीक है, या कुछ ऑफर कोड दे दिया जाए और कंज्यूमर से कहा जाए कि अगर आपको खरीदना है तो ये कूपन यूज करिए, तो इससे थोड़ा सा ऑफ मिल जाएगा आपको। तो जितने कूपन आए कंपनी के पास, इसका मतलब क्या है, इतने लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा या उस सर्विस को अवेल किया। ठीक है, तो ये कूपन रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। अगला क्या है, सेल्स एनालिसिस। सेल्स एनालिसिस का मतलब क्या है कि उस एडवर्टाइजमेंट से पहले और उस एडवर्टाइजमेंट के बाद सेल्स में कितना अंतर पड़ा। ठीक है, तो ये सेल्स एनालिसिस, इस तरीके से भी इफेक्टिवनेस जज कर सकते हैं, सेल्स एनालिसिस, कंपेयरिंग सेल्स बिफोर एंड आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट। अगला क्या है, इंक्वायरी या रिस्पॉन्स रेट। आपने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला उसमें कोई फोन नंबर दिया, ठीक है, या अपनी शॉप का एड्रेस दिया, तो उसके बाद कितने फोन आए, ठीक है, कितनी इंक्वायरी हुई, कितने लोग आपके पास विजिट किए, तो वो भी कर सकते हैं, काउंटिंग फोन कॉल मैसेजेस या वेबसाइट पे कितने लोग आए। ठीक है, अगला क्या है, रीडरशिप स्टडीज। रीडरशिप स्टडी का क्या मतलब है, यूजिंग रिसर्च एजेंसी टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल सॉ द एडवर्टाइजमेंट। रीडरशिप स्टडीज, इसमें क्या होता है, एक एजेंसी में जो एक्सपर्ट एजेंसी है उन्हें हायर किया जाता है और फिर उनकी हेल्प लिया जाता है जानने के लिए कि कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा। अगला क्या है, ट्रैकिंग कोड। ट्रैकिंग कोड मतलब क्या है कि जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसमें कुछ क्यूआर कोड लगाएंगे, कुछ यूनिक कोड लगाएंगे, एंड लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उस क्यूआर कोड को भी स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा कितने लोगों ने स्कैन किया। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैं कह रही थी ना, ब्रांड इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए फिर से वही आया है। डिफाइन ब्रांडिंग, तो ब्रांड समझ में आ रहा है तो ब्रांडिंग भी कर लेंगे। डिफाइन ब्रांडिंग एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड। ब्रांडिंग क्या होती है एंड अच्छे ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ठीक है, तो ब्रांडिंग क्या होती है, देखिए ब्रांड क्या होता है ये समझ में आया। ब्रांड कोई नाम हो सकता है, लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, विच डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रांड कोई नाम, सिंबल, लोगो हो सकता है जिसकी खास जगह हो कस्टमर की नजरों में, एंड जो दूसरे कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट से जो अलग हो, खास हो, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। एंड ब्रांड बनने का जो प्रोसेस होता है ना, क्या कोई कंपनी लॉन्च होते ही ब्रांड बन जाती है, नहीं। वो एक लंबे समय तक काम करती है, लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करती है, लोगों की लॉयल्टी होती है, कि अपनी पहचान बनाती है अलग, तब कंपनी बनती है ब्रांड। एंड ये जो ब्रांड बनने का जो प्रोसेस है ना, दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग, इसी को ब्रांडिंग कहते हैं। क्या समझा है, ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द ब्रांड। ब्रांड बिल्ड करने का जो प्रोसेस है उसी को ब्रांडिंग कहते हैं। तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट। कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी एक अलग पहचान, यूनिक आइडेंटिटी बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसी को ब्रांडिंग कहते हैं। एंड ब्रांड कुड बी नेम, सिंबल, डिजाइन, मैसेज, कुछ भी हो सकता है। जैसे नहीं, नाइकी का मैसेज भी एक ब्रांड है, जस्ट डू इट। तो मतलब दिस इज ब्रांड। इट हेल्प कंज्यूमर रिकॉग्नाइज, ब्रांड हेल्प करता है कंज्यूमर को पहचानने में। एंड डिफरेंशिएट, एप्पल के प्रोडक्ट अलग से ही पहचान में आते हैं, वो जो सिंबल है, तो भाई इट हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द ब्रांड, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को पहचानने में, डिफरेंशिएट करने में ब्रांड मदद करता है। एक अच्छे ब्रांड के फीचर्स क्या हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, वही है। अच्छा ब्रांड सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, यूनिक होता है, खास होता है, कंसिस्टेंट होता है, मतलब एक जैसी सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट ऐसा होगा दूसरा प्रोडक्ट वैसा होगा, नहीं, एक जैसी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करता है। रिलेवेंट होता है कस्टमर के लिए, हमारी जो
जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करता है, क्रेडिबिलिटी होती है, यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, अच्छा ही होगा। इमोशनल कनेक्शन, जो ब्रांड है वो कस्टमर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी बिल्डअप करता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है ब्रांड में, मतलब इन्वायरमेंट चेंज होता है, चीजें चीजें चेंज होती हैं, तो ब्रांड अपने आप को फ्लेक्स मतलब अडेप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट तो हाई क्वालिटी होते हैं, ठीक है, रिलायबल होते हैं, उनकी वैल्यू होती है, तो दीज आर द फीचर ऑफ गुड ब्रांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल। एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा खर्चा होता है वो वेस्ट होता है। एडवर्टाइजमेंट पे तो मतलब इसका अच्छा खासा बजट होता है, तो क्या जो पैसा खर्च होता है वो वेस्ट है? या डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? तो बात करें, बताइए, एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा खर्च होता है वेस्ट है? मतलब करोड़ों का बजट होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट का बजट होता है, तो ये क्या पैसा खर्च करना वेस्ट है? नहीं, ये वेस्ट नहीं है। तो बेसिकली आपको इसमें ना एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है। ये वेस्ट नहीं है, एडवर्टाइज इट इज एन इन्वेस्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट पे कंपनी जो पैसा खर्चा कर रही है दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट नहीं है, खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक, तो इसमें बेसिकली एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। एडवर्टाइजिंग हेल्प इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस। कस्टमर में अवेयरनेस क्रिएट करता है। कस्टमर जब तक जानेगा नहीं तब तक सामान खरीदेगा कैसे? इट इंक्रीजेस सेल्स। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये सेल्स को जनरेट करने, डिमांड को जनरेट करने, प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करती है, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था। इट हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रांड इमेज। एडवर्टाइजमेंट ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करता है। सपोर्ट कंपटीशन। एडवर्टाइजमेंट की वजह से एक हेल्दी कंपटीशन होता है कंपनीज के बीच में। हर कंपनी और अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने का कोशिश करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगला क्या है? कस्टमर को एजुकेट करने में एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है। एंड प्रमोट इनोवेशन, और नए नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने की कोशिश करती है। तो इट इज नॉट अ वेस्ट, ये वेस्ट नहीं है। ये वेस्ट तभी है अगर एडवर्टाइजिंग ढंग से नहीं की, ठीक है। एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करोड़ों का कर दिया, लेकिन एडवर्टाइजिंग अच्छे से नहीं हुई, मतलब एडवर्टाइजिंग की जो स्ट्रैटेजी वगैरह यूज की गई वो अच्छी नहीं यूज की गई, एडवर्टाइजिंग का मैसेज सही नहीं था, वो सब अगर सही नहीं था, तो एडवर्टाइजिंग पे जो खर्चा है दैट इज अ वेस्ट। अदरवाइज एडवर्टाइजिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने खर्चा किया बट सोच समझ के खर्चा किया, सही जगह खर्चा किया, तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट मीडिया आपको बताने हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो 7 मीडिया हैं एडवर्टाइजिंग के, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मीडिया क्या है? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया समझ रहे हैं ना, जहाँ पे प्रिंट होता है, जैसे न्यूज़पेपर हुआ, मैगजीन हुआ, पैम्पलेट हुआ, ये सब प्रिंट मीडिया में आएगा। ब्रोशर हुए, प्रिंट मीडिया। अगला क्या है? ब्रॉडकास्ट मीडिया, जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, जैसे टीवी हुआ, रेडियो हुआ, ये ब्रॉडकास्ट मीडिया में आएगा। अगला क्या है? आउटडोर मीडिया, यानी ये जो होर्डिंग लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, ठीक है, बिलबोर्ड्स लगते हैं, दैट इज आउटडोर मीडिया। ठीक है। आउटडोर मीडिया में एक और आता है ट्रांजिट एड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रांजिट एड, ये 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये आया हुआ है। ट्रांजिट एड मतलब क्या है कि सपोज करिए आपने किसी बस पे अपना बैनर लगा दिया पीछे, ठीक है, तो अब वो बस जहां जहां पूरे शहर में घूमेगी, आपका एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिट है, चलता हुआ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो ये ट्रांजिट एड। अगला क्या है? डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया। डिजिटल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम डिजिटल मीडिया है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग हुई, ऑनलाइन हुआ। आपने एक और चीज नोटिस की होगी, वेबसाइट्स पे ऐड आते हैं, प्लस पॉपअप, आप काम कर रहे हैं, पॉपअप भी तो होते हैं एड्स, वो सब ये डिजिटल मीडिया पे एड एडवर्टाइजमेंट का है। अगला क्या है? डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल्स भी आती हैं, बहुत सारे कंपनीज भेजती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेटर आते हैं, कैटलॉग आते हैं, प्रमोशनल मेल आते हैं। अगला क्या है? सिनेमा। छठा क्या है? सिनेमा एडवर्टाइजिंग। पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी शुरू होने से पहले कितने सारे ऐड आते हैं, ठीक है, प्लस जो ब्रेक होता है, ठीक है, उसमें कितने सारे ऐड आते हैं, ये भी एडवर्टाइजिंग का एक मीडिया है। अगला क्या है? मोबाइल एडवर्टाइजिंग। आप मोबाइल में आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड किया, एप्लीकेशन पे आते हैं ऐड, एसएमएस वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो सब ऐड। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट? 13वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन सेक्शन सी का क्या है कि डिफाइन सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट क्या है, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो बताइए, स्ट्रेटेजी बताइए सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए, सेल्स मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, सेल्स एंड मैनेजमेंट। सेल्स तो मतलब जान रहे हैं ना, प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक बेचना, दैट इज सेल्स। मैनेजमेंट मतलब क्या है? मैनेजमेंट वही है जो आपने बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। मैनेजमेंट इज
प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही है मैनेजमेंट। ठीक है। तो सेल्स मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ सेल्स एक्टिविटी, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग ऑफ सेल्स एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जो भी सेल्स एक्टिविटी है उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, उनके रिगार्डिंग स्टाफिंग करना, या उनके रिगार्डिंग डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, एंड एक और है ना ऑर्गेनाइजिंग करना। तो ये सब करना रिगार्डिंग द सेल्स एक्टिविटी इज कॉल्ड सेल्स मैनेजमेंट। तो सेल्स मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना सेल्स एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है ये सारी चीजें आती हैं। सेल्स पर्सन को हायर करना, उनको ट्रेन करना, सेल्स का टारगेट सेट करना, सेल्स की रिगार्डिंग प्लानिंग करना, और इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना, मोटिवेट करना, डायरेक्ट करना, ये सब सेल्स मैनेजमेंट में आता है। ठीक है। सेल्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अचीविंग सेल्स टारगेट। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सेल्स का टारगेट है वो अचीव कर पाए, सेल्स की रिगार्डिंग प्लानिंग कर पाए। पहले तो प्लान करना पड़ेगा ना, हमें इस साल का हमारा टारगेट क्या है। हमारा 2 करोड़ का टारगेट है, ठीक है, पर 2 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वही है टारगेट सेट करना, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना है, ये सब सेल्स मैनेजमेंट में आता है। मार्केट शेयर, अगर हमारा टारगेट है कि हमें अपनी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ाना है, पहले 20% का मार्केट शेयर था, अब हम चाहते हैं 50% का मार्केट शेयर हो। ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया, 50% तो बहुत ज्यादा हो गया। हम चाहते हैं 30% का मार्केट शेयर हो। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और इम्प्रूव करना, सेल्स ऑपरेशन को और इफेक्टिव करना, तो ये सब सेल्स मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अपना जो सेल्स फोर्स है, सेल्स वाले जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना, उनसे काम कराना, ये सब सेल्स मैनेजमेंट में आता है। न्यू मार्केट डेवलप करना, ऐसा मार्केट जो अभी तक अनटैप था वहां पे जाके अपना प्रोडक्ट बेचना। अब सेल्स मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी। सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? सेल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे फ्री सैंपल बांटे जाते हैं, कूपन कोड दिया जाता है, इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो ये सब डिस्काउंट दिया जाता है। तो सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी जैसे डिस्काउंट है, कूपन कोड है, फ्री सैंपल, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, ये भी सेल्स मैनेजमेंट का पार्ट है। पर्सनल सेलिंग की जा सकती है, ठीक है, जैसे फेस टू फेस पर्सनली कस्टमर से मिलके। जनरली जो हेवी प्रोडक्ट होते हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट होते हैं, वहां फेस टू फेस सेलिंग ही होती है। अगला क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी। पूरा जो मार्केट है उसको सेगमेंट में डिवाइड करें, सेक्शन में डिवाइड करें, फिर वहां पर टारगेट कस्टमर देखें, ये सब स्ट्रेटजी हो सकती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी प्रोडक्ट की प्राइस जो होनी चाहिए दैट शुड बी फेयर। वो फेयर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए, सही लेवल होनी चाहिए। तो ये भी सेल्स मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो हमारी जो सेल्स फोर्स है इसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, इसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, इसको गाइड करना बहुत जरूरी है, तो ये भी सेल्स मैनेजमेंट में आता है। तो सेल्स मैनेजमेंट बस मोटा मोटा समझ लीजिए, सेल्स एक्टिविटी है, इसको प्लान करना, को ऑर्गेनाइज करना, कहाँ कहाँ सेल्स होगी, कितनी टीमें होंगी, क्या चीज ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रॉपर देना, डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना, गाइड करना, ठीक है, और स्टाफिंग भी, यानी राइट सेल्स पर्सन को हायर करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग। सेल्स का टारगेट सेट कर लिया, यहीं पे काम नहीं खत्म होता है, उसको मॉनिटर करना, उसको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब आता है सेल्स मैनेजमेंट का पार्ट है। वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और इसी के साथ हमारा जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो ये था। ठीक है, 2024 का डिस्कस कर चुकी हूँ, 2023 का ये रहा, और एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की सेपरेट प्लेलिस्ट है, चैनल पे रेफर करिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट है। ये दो प्लेलिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, एंड लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज अब लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, एंड अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं ये भी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।